Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 10 April 2023. Let's begin today's MCQ session number 170 for upcoming AIMS NORCET recruitment exam. Our first question is IUCD can also be inserted in postpartum period within. अगर किसी वुमेन में आपको इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाना हो तो इसे बच्चे की डिलीवरी के बाद कितने समय के अंदर लगाया जा सकता है? ऑप्शंस आर 24 आवर्स के अंदर, 12 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर, 56 घंटों के अंदर। डिलीवरी के बाद आईयूसीडी कितने समय के अंदर लगाया जा सकता है? यस, एक्सीलेंट गाइस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। किसी भी वुमेन को चाहे वेजाइनल डिलीवरी हुई हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों ही केस में अगले 2 दिनों के अंदर यानी 48 घंटों के अंदर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं। इस पीरियड में आईयूडी डिवाइस को लगाना सेफ, कन्वीनियंट और इफेक्टिव ऑप्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gauze piece is used between lips and ET tube? किसी क्लाइंट में लगी एंडोट्रेकियल ट्यूब और उसके लिप्स के बीच में किस तरह का गॉज पीस लगाना सबसे सही है? ऑप्शन ए वेट गॉज पीस, ऑप्शन बी ड्राई गॉज पीस, ऑप्शन सी एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी स्टेराइल वेट गॉज पीस। The right answer is option B, dry gauze piece. अगर कोई क्लाइंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एक प्लास्टिक की ट्यूब डाल दी जाती है और उसे वेंटिलेटर के थ्रू रेस्पिरेशन करवाया जाता है, वेंटिलेट करवाया जाता है। यहाँ पर ये जो प्लास्टिक की ट्यूब हमने इस्तेमाल की है, इसे एंडोट्रेकियल ट्यूब का नाम दिया जाता है। अब इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को जब लगाया जाता है तो इसका कुछ हिस्सा माउथ से बाहर होता है, लिप्स के ऊपर से गुजरता है और लगातार लिप्स के संपर्क में रहने से इस जगह पर अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, घाव बन सकता है, स्किन वहाँ की हट सकती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम ईटी ट्यूब और लिप्स के बीच में ड्राई गॉज पीस लगा देते हैं। ड्राई गॉज पीस लगाने के कारण जो लिप्स वाला एरिया है वो मॉइस्चर उस जगह पर कम होगा और फ्रिक्शन के कारण वहां पर डैमेज होने की संभावना भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ इस एरिया के ड्राई रहने से यहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा जिन क्लाइंट्स में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हो उसमें आपको ड्राई गॉज पीस लिप्स और ट्यूब के बीच में लगाना सही रहेगा। आइए एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर किसी 8 साल से ज़्यादा उम्र के पर्सन में आप एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा रहे हैं तो उसमें हमेशा आपको कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब इस्तेमाल करनी है। अगर 8 साल से कम उम्र का पर्सन है, बच्चा है, तो उसके लिए हमेशा अनकफ्ड ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में, इन्फेंट्स में किस साइज के एंडोट्रेकियल ट्यूब का आप इस्तेमाल करेंगे? ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और आंसर है 2.5 से 3 साइज का। 2.5 से
3 साइज की एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल न्यूबॉर्न या इन्फेंट में किया जाता है। चाइल्ड के केस में हम 5 से 6 साइज की जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसका इस्तेमाल करते हैं और अडल्ट पर्सन में 7 से 8 साइज की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अगर फीमेल की बात की जाए तो इसके लिए 7.5 साइज की ट्यूब इस्तेमाल करेंगे और मेल्स के अंदर 8 साइज की ट्यूब को इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली नॉर्सेट एग्जाम में पूछा गया है। मेल्स के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब का साइज, आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order to administer enema, the external anal sphincter needs to be relaxed. Identify the patient activity that facilitate relaxation. किसी पेशेंट में आपको एनिमा लगाना है और एनिमा लगाते समय जो एनिमा ट्यूब है उसे रेक्टम में या एनस में इंसर्ट करना होता है। एनस में जब आप इस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो इसके लिए एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर का ओपन होना जरूरी है, अदरवाइज ट्यूब अंदर नहीं जा पाएगी। अब नीचे बताए 4 ऑप्शंस में से आप उस एक्टिविटी को सेलेक्ट कीजिए जो पेशेंट द्वारा अगर की जाए तो इससे एनाल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए, सेपरेटिंग द बटक्स, पेशेंट के बटक्स को सेपरेट कर देंगे, दूर दूर कर देंगे। ऑप्शन बी, लुब्रिकेटिंग द कैथेटर टिप, हम कैथेटर की टिप पर लुब्रिकेशन फ्लूइड लगा देंगे ताकि वो चिकना हो जाए और इजीली जा सके। ऑप्शन सी, इंसर्टिंग द कैथेटर स्लोली, हम कैथेटर को धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन डी, ब्रीथिंग आउट थ्रू द माउथ, हम क्लाइंट को मुंह से बाहर सांस छोड़ने के लिए कहेंगे। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपको ये टेक्निक बहुत यूज आने वाली है ड्यूरिंग गिविंग एनीमा। किसी भी क्लाइंट में कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाने के लिए हम रेक्टम या एनस में सॉल्यूशन डालते हैं, इसे एनीमा लगाना कहा जाता है। और एनीमा के इंसर्शन के दौरान क्लाइंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है और क्लाइंट में एनीमा इंसर्ट करते समय एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाए ताकि हम इजीली ट्यूब को इंसर्ट कर सकें। इसके लिए जिस समय एनीमा ट्यूब को इंसर्ट किया जाने वाला है उस समय हम क्लाइंट को मुंह से बाहर सांस छोड़ने के लिए कहते हैं और जैसे ही क्लाइंट अपने मुंह से हवा को बाहर छोड़ता है, ब्रीथ आउट करता है माउथ से, तो क्लाइंट का जो एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, जब पर्सन अपने मुंह से हवा को बाहर फेंकता है यानी ब्रीथ आउट करता है तो इस एक्टिविटी के दौरान एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और आपको इसी समय तुरंत कैथेटर टिप को इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, megaloblastic anemia occurs due to a deficiency of, इनमें से किस सब्सटेंस की कमी होने पर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन हो सकती है? थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर फॉलिक एसिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को आप फॉलेट या फिर विटामिन बी9 के नाम से भी जानते हैं और अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो आरबीसी का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा और यही कंडीशन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। याद रखिएगा, विटामिन बी9, आयरन और विटामिन बी12 ये तीनों ही आरबीसी के प्रॉपर
फॉर्मेशन, मैचुरेशन के लिए इसेंशियल होते हैं। इनमें से किसी की भी यदि कमी होती है तो आरबीसी का सही निर्माण नहीं हो पाएगा और क्लाइंट में एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर आयरन की कमी होती है तो इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। विटामिन बी 12 की कमी होती है तो इससे पर्नीशियस एनीमिया होगा और विटामिन बी 9 की कमी होती है तो इससे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड इन, इनमें से किस ईयर में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? 87 में, 85 में, 84 में, 82 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 1984 के अंदर। 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक प्लांट से मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, लीकेज हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। इसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी या त्रासदी के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इस गैस का नाम नोट कर सकते हैं। 1984 के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसके अलावा 2020 के अंदर 2020 के अंदर विशाखापट्टनम में भी एक और गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसके अंदर स्टायरीन गैस लीक हुई थी। आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। 2020 के अंदर विशाखापट्टनम और इसके अंदर जो लीकेज वाली गैस थी उसका नाम था स्टायरीन। इस तरह के हादसे ना हो, इसी वजह से जितने भी प्लांट्स या फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें इस तरह के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें मोस्टली हम शहर से बाहर ही बनवाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों ही चीज़ें, पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोज ऑफ सेंट्रोकोमेन इज, किसी भी क्लाइंट को सेंट्रोकोमोन की कितनी डोज दी जा सकती है? ऑप्शन ए, वंस अ वीक फॉर 12 वीक्स, फॉलोड बाय ट्वाइस अ वीक फॉर 13 वीक्स ऑनवर्ड। पहले 12 सप्ताह में हर सप्ताह एक टैबलेट, उसके बाद हर हफ्ते 2 टैबलेट्स। ऑप्शन बी, twice a week for 12 weeks followed by once a week from 13 weeks onward। पहले 12 सप्ताह में दिन में 2 बार और फिर 13वें सप्ताह से दिन में 1 बार। या फिर ऑप्शन सी, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। या फिर वंस अ वीक, हफ्ते में 1 बार। सेंट्रोक्रोमोन ड्रग किस हिसाब से दी जाती है ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए इस मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको मेडिसिन का नाम बताया था सेंट्रोमेन। सेंट क्रोमैन, सेंट क्रोमैन। इस मेडिसिन को आप ऑर्मेलो फैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर कौन सा साल्ट होता है? इसके अंदर होता है और मेलो
और मेलोसिफेन ये साल्ट इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो ड्रग है इंडिया के अंदर सहेली नाम से अवेलेबल है, या फिर इसे छाया नाम से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो छाया नाम से अवेलेबल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मिल जाएगी। तो जो सेंट क्रोमेन ड्रग है, उसके अंदर ऑर्मेलोफैक्सिन ड्रग होती है। इसे आप मार्केट में सहेली या छाया नाम से खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसके ट्रेड नेम्स की बात की जाए तो ये नोवेक्स डीएक्स नाम से आती है, या फिर सेंट्रॉन नाम से आपको मिल सकती है। ये सभी नाम इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये ड्रग करती क्या है। ये जो ड्रग है, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कैटेगरी की ड्रग है, जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पर काम करती है। इसके बारे में नोट करिएगा, SERM। ये जो ड्रग है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कैटेगरी की ड्रग है, जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर काम करती है। यहां पर और लिख लीजिएगा, एक्ट्स ऑन एस्ट्रोजन रिसेप्टर सिंपली। इसके अलावा इसका काम क्या है, क्या करती है ये इस रिसेप्टर पर एक्ट करके, ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट क्रिएट कराती है। इट कॉजेज कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी को होने से रोकती है, और इसे पर वीक लेना चाहिए। पर वीक इसे लिया जाता है, हर हफ्ते में एक गोली इसकी लेनी होती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। हमने आपको क्या क्या बताया। जो सेंट क्रोमेन ड्रग है, इसके अंदर ऑर्मेलॉक्सीफेन साल्ट होता है। ये मार्केट में सहेली, छाया, नोवेक्स डीएक्स, सेंट क्रोमेन नाम से अवेलेबल है। छाया फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली सेंट क्रोमेन ड्रग है। ये ड्रग सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कैटेगरी से बिलोंग करती है। सिंपली कहें तो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पर काम करके कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट करती है, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकती है। और इस टैबलेट को आप एक हफ्ते में एक बार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी। जनगणना कितने सालों में होती है? 2 साल में, 10 साल में, 1 साल में, 5 साल में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एवरी 10 years। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट सफरिंग विथ हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। पेशेंट को बढ़ा हुआ बीपी होने पर क्या दिया जा सकता है? हाई प्रोटीन डाइट, लेस फाइबर डाइट, लेस सोडियम डाइट, लेस सैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट? इस क्वेश्चन में ब्लड प्रेशर से सबसे ज्यादा लिंक है सोडियम का। अगर क्लाइंट खाने में सोडियम की मात्रा कम लेता है, नमक का कम इंटेक करता है, तो इससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन। किसी क्लाइंट में यदि आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करना है, तो इसका सबसे सही समय कौन सा होगा?
ऑप्शन ए एट एनी टाइम मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के किसी भी समय लगा सकते हैं। ऑप्शन बी ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले 10 दिनों में लगा सकते हैं। ऑप्शन सी अबाउट द मिडेस्ट ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल बीच वाले दिनों पर लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होने के जस्ट पहले इसे लगाया जा सकता है। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो कि कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं, और इन डिवाइसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 10 दिनों में ब्लीडिंग के जस्ट बाद लगा सकते हैं। ये इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सूटेबल टाइम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बाय WHO include all except, WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी उसमें इनमें से किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? मेंटल, फिजिकल, रिप्रोडक्टिव, सोशल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिप्रोडक्शन। WHO के द्वारा 1948 के अंदर हेल्थ की डेफिनेशन दी गई थी, उसमें रिप्रोडक्टिव वर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया था। क्या डेफिनेशन दी थी, आइए जान लेते हैं। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अगर किसी क्लाइंट में कोई भी डिजीज मौजूद नहीं हो और वो फिजिकली, मेंटली, सोशली स्वस्थ हो, हेल्दी लाइफ जी रहा हो, तो आप इसे हेल्थ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ लोकिया एक्सेप्ट, इनमें से लोकिया का टाइप कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रुब्रा, ऑप्शन बी सिरोसा, ऑप्शन सी अल्बा, ऑप्शन डी सीरम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लोकिया सीरम नहीं होता। लोकिया के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोकिया होता क्या है। किसी भी वुमेन में वेजाइनल डिलीवरी के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है उसे हम लोकिया के नाम से जानते हैं। वुमेन में वेजाइनल डिलीवरी के बाद वेजाइनल डिस्चार्ज जो निकलता है उसे हम लोकिया कहते हैं, और ये डिस्चार्ज डिलीवरी से 14 डेज तक अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलता है। एवरेज है ये ड्यूरेशन, डिलीवरी के बाद से लेकर एवरेज 14 डेज तक जो लिक्विड निकलता है वेजाइना से उसे हम लोकिया कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा, जैसे कि आप इसमें आर से याद रख सकते हैं, रेड कलर। इस सिचुएशन में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो लाल कलर का होगा, इसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी, इसे आप ब्लडी डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, और ये डिलीवरी के बाद पहले 1 से 4 दिनों तक देखने को मिलता है। फर्स्ट 4 डेज में रेड कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज जो निकलता है उसे हम लोकिया रुब्रा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो में 4 दिनों से लेकर अगले 8 दिनों तक जो लिक्विड डिस्चार्ज निकलता है उसे हम लोकिया सिरोसा के नाम से जानते हैं, और ये सीरो सैंग्विनस टाइप का डिस्चार्ज होता है, यानी कि लाइट रेड कलर का ये डिस्चार्ज होता है। लाइट रेड कलर का ये डिस्चार्ज होता है, इसमें ब्लड की मात्रा लोकिया रुब्रा की तुलना में कम होती है। और फाइनली
लास्ट आता है लोकिया अल्बा। ये 9th डे से लेकर 14th डे तक अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है और ये सिरस लाइक डिस्चार्ज होता है। सिरस लाइक डिस्चार्ज होता है। मोस्टली ये क्लियर फ्लूइड की तरह होता है। ये पानी की तरह क्लियर फ्लूइड के रूप में पाया जाने वाला डिस्चार्ज है जो कि 9 दिनों से लेकर 14वें दिन तक देखा जाता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया डिजीज कंडीशन इज ट्रांसमिटेड बाय। इनमें से किस के द्वारा मलेरिया डिजीज का ट्रांसमिशन होता है? एडीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, सैंड फ्लाई या इन्फेक्टेड एनिमल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम से होने वाले डिजीज कंडीशन है। एडीज मॉस्किटोज के द्वारा डेंगू का ट्रांसमिशन होता है और सैंड फ्लाई के द्वारा काला आजार डिजीज का ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gold standard to assess gestational age in the first trimester of pregnancy is। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गेस्टेशनल एज को पता करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए फीटल हार्ट साउंड, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन सी हाइट ऑफ यूट्रस, ऑप्शन डी 9 कैलेंडर months and 7 days after first day of last period of menstruation। प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर कंसेप्शन से लेकर 12 वीक तक की ड्यूरेशन होती है और इस पीरियड को आप अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का टाइम मानते हैं और पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी को कितना समय हो गया है, इस चीज़ का आपको यदि एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी हम क्लाइंट में सोनोग्राफी करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। इनमें से एंटी प्लेटलेट ड्रग कौन सी है, ये आपको सेलेक्ट करना है। डिगॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एस्प्रिन, ड्यूब्यूटामाइन। यहाँ पर डोब्यूटामाइन जो ड्रग है, ये क्लाइंट जब शॉक जैसी स्टेट में होता है, बॉडी में हाइपोपरफ्यूजन जैसी स्टेट हो रही होती है, तब इसे मैनेज करने और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ड्रग है। मोस्टली इस ड्रग को हम कार्डियक मॉनिटर्स वगैरह की प्रेजेंस में इस्तेमाल करते हैं। आईसीयू आदि के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिगॉक्सिन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को दी जाती है जो कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करके हार्ट रेट बढ़ाती है, हार्ट रेट कम करती है और कॉन्ट्रैक्शन को पावरफुल बनाती है, जिससे पूरी बॉडी में पर्याप्त ब्लड सप्लाई हो पाती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो ड्रग है, ये बॉडी में पहले से बने हुए क्लॉट्स को डिसॉल्व करने का काम करती है। एंटी कोगुलेंट टाइप की ये मेडिसिन है। फाइनली ऑप्शन सी बचता है जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। एस्प्रिन ड्रग एंटीप्लेटलेट कैटेगरी की ड्रग है।
एग्जाम में ज़्यादातर इस कैटेगरी से दो ड्रग्स पूछी जाती हैं। एक तो है एस्पिरिन और दूसरा नोट कर लीजिएगा क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल, ये दो मेडिसिन्स हैं जो कि प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को कम कर देती हैं, जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता। और इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल हम उन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनमें क्लॉट बनने के कारण डिजीज कंडीशन हो रही है, जैसे कि ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, स्ट्रोक, जिसे आप सीवीए भी कह सकते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कह सकते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हार्ट अटैक जिसे आप कह सकते हैं। ये सभी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में हम एंटीप्लेटलेट ग्रुप की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एंटीप्लेटलेट ग्रुप की जो मेडिसिन्स होती हैं, वो प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को कम कर देती हैं, जिससे प्लेटलेट के द्वारा क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता और क्लाइंट के अंदर क्लॉट रिलेटेड डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। अब ये डिजीज कौन कौन से हैं, जैसे ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, इन सभी में क्लॉट बनता है जिसके कारण आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो हम क्लॉट को बनने ही नहीं देते तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज intrauterine devices inhibit pregnancy by IUDs किस तरह से प्रेगनेंसी को रोकते हैं? ऑप्शन ए, प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना, ये स्पर्म्स को वेजाइना में डिपॉजिट नहीं होने देते। ऑप्शन बी, इंटरफियरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन यूट्रस, फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होने देते। ऑप्शन सी, सप्रेसिंग ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को नहीं होने देते। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा, सेक्सुअल एक्ट के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर स्पर्म्स को वेजाइना में नहीं पहुंचने देना है तो उसके लिए बैरियर प्रोटेक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेल फीमेल कॉन्डम्स दोनों आते हैं। इस ऑप्शन के गलत होते ही आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कभी भी स्पर्म्स को वेजाइना में डिपॉजिट होने से नहीं रोकते। क्लियर? अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन का सप्रेशन ये भी नहीं करवाते हैं। अगर आपको फीमेल में ओव्यूलेशन ही नहीं होने देना है तो इसके लिए आप उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ओव्यूलेशन को कभी नहीं रोकते। फाइनली ऑप्शन बी जो कि सही आंसर है, इंटरफेयरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूट्रस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के द्वारा फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस में इम्प्लांट ही नहीं होने दिया जाता, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसल्फिराम एक्ट एज, इनमें से डाइसल्फिराम ड्रग किसकी तरह काम करती है? एंटाब्यूज की तरह, एंटीडॉट की तरह, एनाल्जेसिक्स की तरह, या एंटीपायरेटिक्स की तरह? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटाब्यूज की तरह। जब किसी क्लाइंट को कोई सब्सटेंस थेराप्यूटिक उपयोग के अलावा प्लेजर के लिए उपयोग करने की आदत लग जाए तो हम इसे एब्यूज होना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी क्लाइंट को कोई ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है, वो पेन को कम करने के लिए, पेन मैनेजमेंट करने के लिए दी जा रही थी, लेकिन उसे इस ड्रग का एडिक्शन हो गया और अब वो अपने प्लेजर के लिए इस सब्सटेंस का इस्तेमाल करता है, तो ये एब्यूज कहलाता है, इसकी लत लग जाना कहलाता है।
अब इस लत को छुड़ाने के लिए जो आप सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे, उसे एंटाब्यूज के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने ड्रिंक करना शुरू किया, अल्कोहल लेना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया और अब वो इतनी शराब पीने लगा कि उसे इसकी लत लग गई, वो इसे छोड़ ही नहीं पा रहा है। तो इस शराब की आदत को छुड़ाने के लिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, उसे एंटाब्यूज कहते हैं और डाइसल्फिरम एक एंटाब्यूज कैटेगरी की ड्रग है, जो कि अल्कोहल की आदत को दूर करने में इस्तेमाल की जाती है। एंटीडोट का मतलब होता है किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर इस टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो एंटीडोट कहलाती है। सिंपली कहें तो एलर्जी होने पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है वो एंटीडोट है। जैसे क्लाइंट हिपेरिन थेरेपी पर था और अचानक उससे इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, उसमें ब्लीडिंग होने लगी, तो आप तुरंत प्रोटामीन सल्फेट दे देंगे जो इसका एंटीडोट है। क्लाइंट को वारफेरिन नाम की ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग चल रही थी, आपने इसमें टॉक्सिसिटी होते ही विटामिन के दिया, ये भी एंटीडोट है। एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन किलर और एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि फीवर को रोकने में काम आती है, फीवर को ट्रीट करने में काम आती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Indian Red Cross Society was established. भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किस समय हुआ था? 1950 में, 1920 में, 1939 में, 1926 में? रेड क्रॉस सोसाइटी किसी भी जगह पर नेचुरल डिजास्टर या आपातकालीन सिचुएशंस आने पर लोगों की मदद करने का काम करता है और भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1920 के अंदर की गई थी। 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी, 1863 के अंदर हुई थी और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था हेनरी डूरेंट। इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1863 में और इसके फाउंडर थे हेनरी डूरेंट। इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में मौजूद है। अगर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अलावा आपको रेड क्रॉस सोसाइटी के 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए जिन्हीं जिनके ऊपर ही ये सोसाइटी काम करती है। सबसे पहले है ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, वॉलेंट्री सर्विस, यूनिटी, यूनिवर्सैलिटी। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये सोसाइटी काम करती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह की अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।